नमस्कार। द नागरिक में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम 7 दिन 7 पत्रकार। इस कार्यक्रम में हम किसी विशेष पत्रकार के साथ किसी विशेष मुद्दे पर बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं यूपी की, उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ ये तो हमेशा चर्चा में रहे, चाहे वो सांसद रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अभी जो वो उनकी खास करके जो चर्चा होती है वो इस बात को लेकर के बहुत होती है कि मोदी और शाह के साथ उनके रिश्ते किस तरीके के हैं। कई बार खबरें आती हैं कि मोदी और शाह के साथ उनके रिश्ते सही नहीं है, और इसकी बुनियाद कही जाती है कि बुनियाद पड़ी जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने। आप याद कीजिए, जो 2017 के चुनाव हुए उसमें बीजेपी को कुल जो है 325 सीटें मिली थी। तब योगी आदित्यनाथ का चेहरा कहीं था नहीं। वो एक सांसद थे गोरखपुर से, लेकिन उसमें जो चुनाव लड़ा गया वो एक तो नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया, और दूसरे जो उत्तर प्रदेश के चेहरा थे वो केशव प्रसाद मौर्य थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो हालांकि केशव प्रसाद मौर्य सोच रहे थे तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन खबर उड़ी कि मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। और मनोज सिन्हा सीधा जो है नरेंद्र मोदी जी की पसंद है। उन्हें उन्हें फोन भी चला गया था कि अब तैयारी कर दीजिए। लेकिन अचानक स्थितियां बदल गई और ये घोषणा हुई कि अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। और कहते हैं कि इसके पीछे संघ का भी हाथ रहा। संघ भी चाहता रहा कि योगी आदित्यनाथ ही चीफ मिनिस्टर बने, चूंकि हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है। और कहते हैं कि उसी समय से योगी और मोदी के बीच में एक लाइन खींच गई। हालांकि जो है कई तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की गई। दिल्ली से उनके लिए आईएएस ऑफिसर भेजे गए, दिल्ली से कुछ नेता भेजे गए, और 2022 के चुनाव तक लगा भी कि योगी जो है दबाव में है। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में जो कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा गया, फिर से एक बार जो है बीजेपी की वहां जीत हुई। हालांकि सीटें घट गई, लेकिन बहुमत आसानी से हासिल कर लिया योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ स्वयं भी नेता वहां के बन गए। और अब कहा जाता है कि वो सीधे सीधे अभी टकराव के मूड में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है कि कैसे प्रधानमंत्री पद के लिए अपने आप को खड़ा कर सके। और यही असल किरकिरी है वो योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए। अमित शाह की भी कहीं ना कहीं इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन क्या हो पाता है, कौन किसको सहमत में कौन किसको मात दे पाता है, ये देखना बाकी है। तो हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र। पहले उनसे मिलवाते हैं। आप नागेंद्र भाई, आपका स्वागत है। तो नागेंद्र भाई जो है कई सारे अखबारों में रहे हैं, खास करके हिंदुस्तान में लंबा करियर उनका रहा है, हिंदुस्तान के संपादक रहे हैं वो, और काफी सुलझे हुए पत्रकार माने जाते हैं। लखनऊ में रह रहे हैं, काफी समय उन्होंने पटना में बिताया है। तो उत्तर प्रदेश और लखनऊ यानी बिहार की राजनीति से खूब वाकिफ है। तो सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है नागेंद्र भाई कि क्या लग रहा आपको, ये जो वाकई ये खबर सही है, या खबरें जो गॉसिप एक तरह से उड़ती रहती है मीडिया के अनुसार, मीडिया के द्वारा अपनी स्टोरी बनाने के लिए? क्योंकि आज तक तो मीडिया कई बार सनसनीखेज स्टोरी बनाती है अपनी टीआरपी के लिए या अपने व्यूज के लिए। तो क्या ये अमित शाह, मोदी और योगी के बीच में दरार की जो बात की जा रही है वो केवल मीडिया का गॉसिप है, या इसमें कुछ सच्चाई भी है? नहीं, खबरें तो हैं, खबरें हैं, और खबरें हैं तो कुछ न कुछ सच्चाई भी होगी। और सही कहा आपने धनंजय कि इसकी जमीन अचानक नहीं बनी है। इसकी जमीन तैयार हुई है 2017 में ही, जब योगी मुख्यमंत्री बने पहली बार। और ये शायद योगी के अलावा किसी को नहीं पता था। और मैं उस बैकग्राउंड को अगर बताऊं तो मनोज सिन्हा को न सिर्फ फोन चला गया था, बल्कि मनोज सिन्हा तो गोरखपुर में से गाजीपुर के रास्ते में गाजीपुर जा रहे थे, और वहां अपने कुल देवता की पूजा करके उन्हें लखनऊ आना था। ये सारी इतनी साहित्य, और मनोज सिन्हा गोरखपुर से गाजीपुर के आधे रास्ते में थे जब उसमें मेरी बात उनकी हुई थी। और अचानक उसके बाद योगी का नाम आया, और फिर योगी मुख्यमंत्री बने, और फिर वो कहानी पूरी पलट गई एकदम।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी संघ का भी चेहरा नहीं थे, योगी संघ का ही चेहरा थे और योगी संघ के कारण ही मुख्यमंत्री बने थे अप्रत्याशित रूप से, मतलब जाहिरा तौर पर। तो मतलब ये ऐसा लगा था, मतलब मैं अब ये मानता हूँ, ये बाद में समझ में आया, ऐसा लगा था कि योगी अचानक आए, लेकिन ये अचानक नहीं थे, ये पहले से तय था। और अमित शाह या और नरेंद्र मोदी की असहमति या अनमनेपन के बावजूद उन्हें संघ के आदेश का शायद पालन करना पड़ा था, इसलिए और योगी का राज्यारोहण हुआ था। मैं राज्यारोहण शब्द जानबूझ के यूज कर रहा हूँ, लेकिन राजनीति में सब चलता है तो चलता रहा। योगी मुख्यमंत्री बन चुके थे और तालमेल भी बनाना था, तो सारा कुछ हुआ, सब कुछ चलता रहा। मनोज सिन्हा भी, योगी की राजनीति चलती रही, केंद्र की राजनीति चलती रही। मनोज सिन्हा को भी खुश कर दिया गया राज्यपाल बना के, वो राज्यपाल चले गए, 5 साल बीत गए। लेकिन यही 5 साल बीतते बीतते योगी और मोदी, अमित शाह, खासतौर से अमित शाह के साथ जो डिफरेंसेस थे वो उभरने लगे। और इनकी भी पूरी एक क्रोनोलॉजी है, अगर आप देखें तो मोदी और अमित शाह की जोड़ी को योगी में वो चेहरा दिखने लगा था जो काफी बड़ा हो चुका था। मतलब मुझे लगता है कि वही उन्हें समझ में बहुत जल्दी आ गया था कि नहीं, एक ऐसा चेहरा आ चुका है जो शायद गले की फांस बनेगा। एक ऐसी स्थिति होती है कि न उगलते बन रहा न निगलते बन रहा है, वह चेहरा जो पोस्टर पर तो था ही, 5 साल होते होते उससे भी आगे जा चुका था। नतीजा यह था कि उसे पोस्टर बॉय से हटाने की कोशिश शुरू हुई। अभी हाल के दिन, बहुत अतीत में ना जाएं हम, लेकिन एक आपको रोक रहा हूँ, एक सवाल उसमें गुजरने के लिए, कि जो ब्रजेश पाठक का उसमें बड़ा जिक्र आया था कि ब्रजेश पाठक को भेजा ही गया है इसलिए कि योगी जी पे लगाम रख सके, क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, ब्रजेश पाठक नहीं, ब्रजेश पाठक तो डिप्टी सीएम की बात आप कर रहे हैं क्या धनंजय? हाँ, जो डिप्टी सीएम बाद में बने, लेकिन उस समय तो एक ऑफिसर के तौर पे जब भेजे गए थे, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। नहीं, ब्रजेश पाठक तो लखनऊ के हैं और पुराने नेता हैं और बहुत सोबर नेता हैं, बीजेपी के बहुत सोबर नेता बनी गिनती होती है। आप शायद दुर्गा शंकर मिश्र की बात कर रहे हैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए, और AK शर्मा वो ब्यूरोक्रेसी में भेजे गए और AK शर्मा को भेजा गया। मिश्रा और शर्मा कोई शर्मा जी थे। हाँ, AK शर्मा को भेजा गया जो अभी जो ऊर्जा मंत्री हैं और जिन्हें एलिवेट करने की तैयारी है। अब शायद उन्हें नगर विकास विभाग भी दे दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है। और ये दोनों जाहिर सी बात है कि योगी पर एक कंट्रोलिंग पॉइंट के रूप में भेजे गए थे कि एक चेक एंड बैलेंस का वो लगा रहेगा। तो यहाँ भी असहमति है और उन दोनों को एलिवेट किया गया बार बार। तो जब वो मैं जो चर्चा कर रहा था कि योगी को जो पोस्टर बॉय से हटाने की जो मुहिम थी, उसकी जो अतीत में बहुत लंबे अतीत में ना जाकर के भी हाल में अगर आप जाएं तो जो ट्रिगर पॉइंट था, जिसे मैं ट्रिगर पॉइंट कहता हूं, कर्नाटक चुनाव था। कर्नाटक चुनाव में योगी को, ये तो सब जानते हैं ना कि योगी हर चुनाव के लिए पोस्टर बॉय होते हैं, योगी हर चुनाव के लिए हिंदुत्व का बड़ा चेहरा होते हैं। मोदी के बरक्स उन्हें देखा जाता है कि हाँ, ये कोई चेहरा अगर है तो ये काम आएगा। कर्नाटक भेजा गया, लेकिन कर्नाटक में चुन करके उन सीटों पर प्रचार के लिए भेजा गया जहां बीजेपी का हारना तय था, 100% तय था। यहाँ बीजेपी किसी सूरत में जीत नहीं सकती है और वहां उनको भेजा गया। ये तो मतलब योगी के लिहाज से अगर देखें तो भला हो कर्नाटक की जनता का कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, नहीं तो शायद उस हार का, उन सीटों की हार अगर सत्ता में लौटती, उन सीटों की हार का ठीकरा योगी पर ही मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि योगी की छवि खराब करने के लिए उनको कर्नाटक में उन सीटों पर भेजा गया जहां हारना तय था, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं सीधे मैं ये मानता हूं कि ये योगी बनाम अमित शाह या योगी बनाम मोदी के संघर्ष का पहला खुला चैप्टर था। ये पहला खुला चैप्टर था और ऐसा नहीं कि बीच में और चीजें नहीं हो रही थी, और चीजें हो रही थी। इसके बाद तो सिलसिला ही चल पड़ा। भाई आप इसी के दौरान राधा मोहन दास अग्रवाल, गोरखपुर के 5 टर्म विधायक रहने वाले, योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 टर्म विधायक रहा व्यक्ति जो कैबिनेट में नहीं घुस पाया, उसे राज्यसभा में भेजा गया।
तो पहले रास्ता भेजा गया, उसके बाद में उसको एलिवेट किया गया, उसके बाद में फिर उनको केरल का प्रभारी बनाया गया, अभी महासचिव बनाया गया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। तो आरएमडी अग्रवाल की का एक चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसे दूसरा ट्रिगर पॉइंट मान सकते हैं। कौन सा पहला है कौन सा बाद में है, ये एक बड़ा सब्जेक्टिव मामला है। आरएमडी अग्रवाल वो शख्स हैं जिसे 90s में योगी ही लाए थे गोरखपुर से सूर्य प्रताप शुक्ला के खिलाफ चुनाव लड़ाने के लिए। सूर्य प्रताप शुक्ला जो बाद में सेंटर में मिनिस्टर भी रहे, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री रहे और अभी राज्यपाल है। सूर्य प्रताप शुक्ला बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट थे, उनके खिलाफ योगी नहीं चाहते थे और आरएमडी अग्रवाल, राधा मोहन दास अग्रवाल को योगी ने लाकर लड़ाया और अपने टिकट पे लड़ाया, मतलब विद्रोही कैंडिडेट के रूप में खुलेआम लड़ाया और उनको भारी बहुमत से जिता करके संसद में विधानसभा पहुंचा दिया। उसके बाद से लगातार 5 टर्म आरएमडी जीतते हैं, लेकिन आरएमडी अग्रवाल और योगी के बीच भी अनबन शुरू हो गई। उसका रीजन जाहिर सी बात है, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होती ही हैं। आरएमडी की महत्वाकांक्षाएं भी जाग चुकी थी और वो अपनी अलग एक सत्ता बना रहे थे जो योगी को नहीं सूट करता था। ये वो आरएमडी अग्रवाल हैं जिन्हें 2017 के चुनाव में अच्छी जीत के बावजूद, अच्छे मतों से जीत के बावजूद कैबिनेट में जगह नहीं मिली, जबकि वो मान के बैठे थे कि कैबिनेट में जगह छोड़िए, कैबिनेट मंत्री की जगह उनको मिलने जा रही थी और मिलनी भी चाहिए थी, वो डिजर्व भी करते थे, तो वो नहीं मिली। तो वो आरएमडी सत्ता से 5 साल बाहर रहे। फिर 2022 के चुनाव के बाद भी कुछ नहीं हुआ और अब उनको राज्यसभा में भेजा गया, कई राज्यों प्रभारी बनाया गया, फिर महासचिव बनाया गया। तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरा ट्रिगर पॉइंट है। फिर आप देखिए इधर का घटनाक्रम अगर आप देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में या 2022 के चुनाव के बाद तो तेजी आ गई शायद इसमें, पिछले कुछ सालों में 2-3 सालों में या पिछले चुनाव के बाद चुन के वो काम हुए हैं केंद्रीय भाजपा के केंद्रीय उस पर नजरिए से देखें तो जो योगी को सूट नहीं करते हैं। अभी लेटेस्ट देखिए ओपी राजभर को बीजेपी में शामिल किया गया। ओपी राजभर कौन है? ओपी राजभर वो हैं जो योगी को पानी पी कर गाली देते थे और इस हद तक देते थे जो योगी की बर्दाश्त के बाहर। राजनीति में ये सब कोई नई बात नहीं है, लेकिन योगी की जो प्रकृति है, योगी आदित्यनाथ की जो प्रकृति है उसमें ये चीजें काबिले बर्दाश्त नहीं है। वो आदमी भूलने वाला नहीं, वो आदमी अलग ही किस्म का जिद्दी आदमी है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ राजभर ने जिस तरह की जुबान बोली थी, उस राजभर को उनकी असहमति के बावजूद, उनके अनमनेपन के बावजूद अमित शाह के दरवाजे से भाजपा में एंट्री मिलती है। उतना ही नहीं होता है। मछली शहर से सपा के नेता, विधायक और मंत्री भी रह चुके नेता को जगदीश सोनकर को बीजेपी में एंट्री मिलती है। ये वही जगदीश सोनकर हैं जो योगी से मिलते रहे थे, लेकिन योगी अनमने थे, योगी ने नोट नहीं दिया, योगी ने क्लियर नहीं किया। उन्होंने अमित शाह से संपर्क किया, उनको एंट्री मिल गई, अमित शाह के दरवाजे से वो भाजपा में चले गए। बनारस की शालिनी यादव अमित शाह से, योगी से मिली, बात नहीं बनी या टलती रही, अमित शाह से मिली, बात बन गई, योगी के दरवाजे से वो भाजपा में प्रवेश कर गई। दूसरा आप देखेंगे तो दारा सिंह चौहान, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दारा सिंह चौहान का नाम आता है। दारा सिंह चौहान को योगी चाहते थे, दारा सिंह चौहान योगी के चॉइस थे, लेकिन उनको एंट्री भाजपा में तब मिली जब काफी मतलब हीला हवाला के बाद, वो हीला हवाला नहीं था बेसिकली, वो बेसिकली योगी को टीज करने की साजिश थी, या ये था कि आप देखो कि मेरे बिना नहीं होता है। योगी का लंबे नानुकुर के बाद जब अमित शाह ने मुहर लगा दी तभी एंट्री मिल पाई। सैनी के मामले में भी यही हुआ, मतलब योगी अनमने बने रहे लेकिन दूसरे दरवाजे से, जिसे अमित शाह का दरवाजा कहते हैं, काम होते रहे। तो ट्रिगर पॉइंट बहुत हैं। इसी बीच इसके जवाबी भी चीजें आई।
एक मामला जो संजय शेरपुरिया का आया, उसने इस लड़ाई को पूरी तरह खोल के रख दिया। अगर पहली बार ये लड़ाई खुली थी उस समय जब राधा मोहन दास अग्रवाल को एलिवेट किया गया था, तो अभी ये मामला जब खुला जमीन पर आया, वो ये था संजय शेरपुरिया की गिरफ्तारी का मामला। संजय शेरपुरिया कौन शख्स हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। वो अमित शाह मोदी के कितने करीब हैं, उनका पीएमओ के बगल में बंगला था, उनके वाईफाई का नाम, इनका कोड नेम भी पीएमओ था। वो बातें करते थे तो लोग लगता था पीएमओ से सीधे जुड़े हुए हैं। इस लेवल के एक नेता पर एक एफआईआर दर्ज होती है और यूपी एसटीएफ उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। यह अपने आप में न भूतो न भविष्य टाइप की घटना थी। लेकिन इसका रिपरकशन क्या हुआ? अगले ही दिन या शायद 24-48 घंटे के अंदर योगी के सबसे विश्वास, सबसे करीबी बिजनेसमैन, सबसे करीबी व्यवसायी, गोरखपुर के गैलन सरिया वाले, शायद सीपी अग्रवाल नाम है उनका, मगर मैं सही भूल से मैं, गैलन सरिया के मालिक गैलन सरिया पर छापा पड़ गया। जो रेड पड़ी उसका सीधा सीधा मतलब था कि वो योगी के मैं अगर गैलन सरिया पे छापा पड़ा, वो योगी पे छापा था। एक तरीके से गैलन सरिया वाले योगी आदित्यनाथ के नाक का बाल हैं, जिनकी सारी चीजें नजरअंदाज हैं। दुनिया एक तरफ, गैलन सरिया एक तरफ, इस तरह के रिश्ते हैं। ये अलग बात है कि गैलन सरिया वालों के रिश्ते हर सत्ता में अच्छे रहे हैं, ये भी सच है। चाहे सपा की रही हो चाहे बसपा रही, वो हर सत्ता में ठीक रहते हैं। वो होता है बड़े व्यापारी व्यवसायी के साथ, लेकिन योगी जी के रिश्ते उनके ऐसे हैं, वहां छापा पड़ा। तो इतने सारे जब ट्रिगर पॉइंट इकट्ठे हो रहे हो, तो ये कहने में कहाँ संकोच और क्यों संकोच कि सब कुछ अच्छा नहीं है। समझे? लेकिन एक बात अगर कहें कि ये कहा जाता है कि राजनीति में की महत्वाकांक्षा सबकी होती है, सब चाहता है कि अपने शीर्ष पदों पे जाए। तो वैसी स्थिति में अगर, अब मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही। हाँ, तो वैसी स्थिति में ये जो गुटबाजी होती है, गुटबाजी तो एक जो है नॉर्मल प्रक्रिया, मुझे लगता है कि गुटबाजी होती है, और इसमें व्यापारी भी इसका लाभ लेते हैं कि जहां उनको लगता है कि जिसके साथ जाने से उनका फायदा है, वो फायदा दिखाई पड़ने वो उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन शिकार भी प्राय जो है वो बिजनेसमैन ही होते हैं। तो कहा जाता है कि ये जो संजय शेरपुरिया है, वो केवल बिजनेस नहीं कर रहे थे। वो ठीक है, प्रधानमंत्री के साथ जो है उनके संबंध रहे, शाह जी के साथ संबंध रहे, और हमेशा उन्होंने, और जिसको लेकर के केस दर्ज किया गया कि वो जो दिल्ली का कोई व्यापारी है जिससे उन्होंने 6 करोड़ रुपए लिए थे, और ये कहा था कि हम आपके ईडी के केस से आपको बरी करवा देंगे, हटवा देंगे केस, तो वो सारा आरोप लगा। लेकिन असल बात बताई जाती है कि वो एक भूमिहार लॉबी या राजपूत लॉबी जो भी उत्तर प्रदेश में खड़ा हो रहा है, और उसके नायक बनना चाह रहे थे संजय सिरपुरिया, और उसमें वो चपेटे में आ गए भूमिहार लॉबी के चक्कर में। और इस भूमिहार लॉबी की जब बात की जाती है तो ये भी आता है कि मनोज सिन्हा चूंकि भूमिहार हैं, और उन्होंने 25 लाख रुपए संजय सिरपुरिया से ले रखे थे। तो गाजीपुर से शायद संजय सिरपुरिया चुनाव लड़ने की भी बात कर रहे थे कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो है राजपूत लॉबी को आखरा और संजय सिरपुरिया को घेरा गया और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई। इसमें कितनी सच्चाई? नहीं भाई, ये तो जग जाहिर है ना कि मनोज सिन्हा जब चुनाव हारे थे तो चुनाव क्यों हारे थे ये भी सब जानते हैं। मनोज सिन्हा चुनाव पहली बार बीजेपी के लहर के बावजूद हारे थे। वो इसलिए हारे थे कि योगी नहीं चाहते थे कि मनोज सिन्हा चुनाव जीते, और योगी की इतनी हैसियत तो है कि वो चुनाव जितवा भले न पाए, हरवा तो देंगे ही। रही बात संजय सिरपुरिया की, संजय सिरपुरिया के मनोज सिन्हा से रिश्ते वेल नोन है। मनोज सिन्हा भी गाजीपुर के हैं, संजय सिरपुरिया भी गाजीपुर के हैं। संजय सिरपुरिया बहुत छोटे बैकग्राउंड से आते हैं, और शायद ही कोई नाम हो जिससे वो, मतलब अगर हम पत्रकारों का नाम लेंगे तो कभी न कभी वो मिले ही होंगे। तो बहुत से मतलब वो बहुत निचले स्तर से बनते यहाँ तक कुछ। जिस समय की ये बात है, सच ये है कि पिछले 2017 के बाद से उनके मिशन बढ़ने लगे, तो 17 के बाद से उनकी हैसियत भी बढ़ी। चुनाव लड़ना चाहते थे, इस पर बार्गेनिंग भी हो रही थी, और बार्गेनिंग कई स्तरों पे हो रही थी। ये सारी चीजें चर्चा में हैं और रही हैं। तो एम्बिशन तो स्वाभाविक है ना, क्योंकि संजय शेरपुरिया सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, वो बिजनेसमैन और राजनेता भी पैदा करने की गलतफहमी पाल चुके थे।
या हो सकता है कि वो रियलिटी हो कि कितने लोग पैदा किए खुद भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, खुद भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, खुद भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे। तो वो नहीं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो राजनेता पैदा करने वाली गलतफहमी में भी आ चुके थे। उन्हें वो उनको ये आश्वस्त थी, वो आश्वस्त थे कि टिकट नहीं मिलेगा तो राज्यसभा तो हम भेज ही दिए जाएंगे, और शायद वो भेज भी नहीं जाते अगर ये कंट्रोवर्सी इतनी जमीन पे इस तरह से ना आई होती, तो शायद वो चले भी जाते। तो और वो जातीय लॉबी की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो वेल नोन है कि भाई जातीय संघर्ष और जातीय लॉबी यूपी में हावी है, उसमें कहीं कोई, और हमेशा रही है। बुनियाद लॉबी, ब्राह्मण लॉबी, राजपूत लॉबी, इस समय राजपूत लॉबी बहुत स्ट्रांग है ना, बहुत बहुत स्ट्रांग है। और राजपूत लॉबी स्ट्रांग होने का ही शायद ये भी है कि कहीं ना कहीं से राजनाथ सिंह से भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं, आपस में बहुत अच्छे हैं। ये चीजें हैं और ये चीजें रहेंगी। तो मैं उसको जाति राजनीति से नहीं जोड़ करके मैं सीधे पावर पॉलिटिक्स से जोड़ रहा हूँ कि संजय सतपुरिया का सत्ता के इतने शीर्ष तक से रिश्ता होना और गाजीपुर के इक्वेशन, गाजीपुर बनाम गोरखपुर के इक्वेशन का बिगड़ना, वो उस एसटीएफ के छापे और एसटीएफ के वाला अरेस्ट का कारण था, नहीं जिसका रिप्रेजेंट बाद में गोरखपुर में पड़ा। लेकिन आप कह रहे हैं कि जातीय समीकरण में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जब बात करेंगे तो जातीय समीकरण को हम कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं, इस समय नहीं पढ़ते हैं, जातीय समीकरण के बिना तो बात ही नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण के बिना कुछ है ही नहीं। हाँ, तो अगर कहें कि जो है पहले भी काफी चर्चा हुई कि ये जो है ब्राह्मण लॉबी, आपने भी जिक्र किया ब्राह्मण लॉबी और राजपूत लॉबी, तो कहा गया कि योगी आदित्यनाथ जो है वो ब्राह्मणों को कमजोर दिखाना चाहते हैं, उनको नीचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए कई लोगों पे कार्रवाई की जो ब्राह्मण है, और राजपूतों को प्रोटेक्ट करते हैं। कई सारे माफिया हैं जो राजपूत है, उनके खिलाफ कुछ नहीं करते हैं योगी आदित्यनाथ। उसमें एक ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह भी हैं, उसमें और भी कई नेता हैं जो राजपूत नेता हैं। वो रघुराज प्रताप सिंह की बात आती है, राजा भैया जी की बात आती है, वगैरह वगैरह कई नाम है। तो क्या ये राजपूत लॉबी जो है वो ब्राह्मण लॉबी, राजपूत लॉबी, ये तो कहते हैं बीजेपी वाले कि हम हिंदू हैं, हमें जातियों में मत बांटो, जातियों को में बांटने का काम समाजवादियों ने किया या कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। तो क्या बीजेपी में भी खुल करके जातिवाद है वहां उत्तर प्रदेश में? नहीं, बीजेपी में जातिवाद कब नहीं था, जो आप धनंजय सवाल पूछ रहे हैं, वो कब नहीं था, और हमेशा रहा है, आज भी रहा है, और उसी रूप में है, उसी विकृत रूप में है जहां जैसा सब जगह है। वैसे जो अभी आप धनंजय ये कह रहे हैं ना कि ब्राह्मणों को नीचा दिखाना या कमजोर करना, योगी की सिर्फ एक राजनीति है, राजपूतों को प्रोटेक्ट करना। उसमें अगर कोई कमजोर होता है तो वो उनकी वजह से, उनकी असली राजनीति है मुसलमानों को कमजोर करना, मुसलमानों की रीढ़ पर चोट करना, उनके बिजनेस पे उनके सारे रिसोर्सेज को खत्म करना, उनका निशाना वहां पर है। इस मतभेद की एक कड़ी यहाँ भी है जो इत्तेफाक से भी इस बातचीत में मेरे आ गई कि राजपूतों को पर तो वरदस्त उनका है ही, और वो दिखता है ब्रजभूषण शरण सिंह से लेके धनंजय सिंह तक, और किसी राजपूत का नाम लो तो वहां पे वो प्रोटेक्टेड महसूस करता है। वो बहस बहुत आम हो चुकी है, इसलिए उससे आगे बढ़ के मैं बात करता हूं कि जिस कमजोरी की बात कर रहे हैं कि बीजेपी में वो है कि नहीं है, लेकिन योगी के मामले में मैं ये कहूँ, योगी के निशाने पर अगर सीधे सीधे कोई है तो वो मुसलमान है, और उनको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये बात मैं इसलिए खास तौर से यहाँ पे ला रहा हूँ कि पिछले दिनों कुछ नई तरह की क्वेश्चन सामने आई है। ऐसा नहीं है कि योगी के अलावा बाकी संत लोग हैं जिनको वो हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, हिंदू मुस्लिम उसकी जड़ में है और वो करते हैं। योगी और मोदी और अमित शाह जिस तरह से हिंदुत्व के झंडा बरदार हैं, वो छिपा हुआ नहीं है। गुजरात से लेकर के और तमाम उनके भाषणों तक वो दिखता है। कब्रिस्तान पाकिस्तान उन्होंने किया था पहनावे से पहचान की बात वहीं से आई थी। लेकिन इधर जो देखने में आया है कि पिछले कुछ समय से, खास तौर से राहुल गांधी की यात्रा, उसके बाद अपोजिशन की एक्टिविटी, इन तमाम चीजों को लेते हुए, तमाम डिबेट्स को, तमाम चर्चाओं को, तमाम लोगों की पल्स को देखते हुए, शायद संघ की अंदरूनी या भाजपा की अंदरूनी रिपोर्ट देखते हुए,
कहीं न कहीं मोदी और अमित शाह के वॉइस मुस्लिम मामले में थोड़े माइल्ड हुई और उन्होंने वो नाम लेना उस तरह से छोड़ दिया और पसबंदा का नया राग छेड़ा। उस पसबंदा के नए राग में मुसलमानों के बीच में खाई बना करके अपना काम निकालने की है, जो अनाज से शुरुआत हुई थी। इसकी परिणति यहाँ होने जा रही है। मैं सुन्नी के बीच उस पे आता हूँ, मैं उस पे भी आता हूँ, लेकिन पहले राजपूत लॉबी पे बात कर ले, चूंकि राजनाथ सिंह उससे बड़ा इंपॉर्टेंट जुड़ते हैं। एक उसके पहले मैं एक हमारे दर्शक ने सवाल किया है, उसका जवाब आप ही जवाब दे तो ज्यादा बेहतर है। वो कह रहे हैं कि व्हाई डू कांग्रेस लीडर्स, सोशल एक्टिविस्ट डोंट फाइल केस अगेंस्ट हेट मॉन्गर एंकर्स ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया, एक्चुअल एनएसए और यूएपीए शुड बी ऑन देम। कह रहे हैं कि भाई जो ये जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग एक हेट स्पीच का एकदम सीरीज चला रहे हैं, और वो कई बार कहा जा रहा है कि दंगे भड़काने में उनका बड़ा योगदान है, तो उस पे जो है कांग्रेस के लोग क्यों नहीं केस करते, ये जानना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग अब मीडिया पे तो जिस तरह का नैरेटिव चल रहा है, उस पे अपोजिशन के लोगों को मौका कहाँ मिल रहा है जो करें या काउंटर करने के हालात कहाँ बन रहे हैं। मैं तो भाई अगर उन डिबेट्स को देखें जिसमें अपोजिशन के लोग बैठते हैं, उनको बोलने का मौका कितना मिलता है। जब वो बोलते हैं तो एंकर उन पे हावी होता है। तो डिबेट्स को लेकर के और मेनस्ट्रीम मीडिया को लेकर के तो मुझे कोई गलतफहमी नहीं है इस मामले में। वो कह रहे ये है कि अपोजिशन केस करें, अदालतों में केस करें। मैं उसी बात आता कि हाँ, ये सही है कि अपोजिशन को जब ग्राउंड पे आकर के कुछ अपनी बात कहनी चाहिए, लोगों को कन्विंस करना चाहिए और ऐसे मामलों में केस करने चाहिए, क्योंकि केस करना ही अब अपने आप में अब इसका एक वो रह गया। क्योंकि जब वहां तो छोटी छोटी बातों पर केस हो जा रहा है और गिरफ्तारियां हो जा रही हैं। बीजेपी के बजरंग दल से लेके बीजेपी के तमाम संगठनों की ओर से एफआईआर होती है और गिरफ्तारी अनफान हो जाती है। लेकिन इस मामले में विपक्ष वाकई कमजोर साबित हुआ है। वो न तो जमीन पर रिएक्ट कर रहा है उस तरीके से, न ऐसे मामलों में आगे बढ़ के एफआईआर कर रहा है। और फैक्ट ये है, अगर विपक्ष एफआईआर करने लग जाए तो एफआईआर कितनी लंबी फेहरिस्त बन जाएगी, जो शायद एक अलग तरह का तूफान खड़ा कर देगी। जी, तो मैं वापस आता हूँ सवाल पे, उसी सवाल पे। ये राजनाथ सिंह, योगी से पहले राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के बड़े नेता थे। हालांकि वो अध्यक्ष रहे तो उससे राष्ट्रीय उनकी पहचान है, और मोदी जी को आगे लाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। लेकिन मोदी जी के आने के बाद राजनाथ सिंह का कद जो है, वो चाहे केंद्र में हो या उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कम कर दिया है, और जो दिल्ली है वहां अमित शाह और मोदी जी खुद ही आगे हैं, वो राजनाथ सिंह पीछे हो गए। तो राजनाथ सिंह किस तरफ खड़े हैं, वो योगी के तरफ खड़े हैं या मोदी जी के तरफ खड़े हैं? देखिए, राजनाथ सिंह कहाँ खड़े हैं ये तो राजनाथ सिंह ही बेहतर बताएंगे। बहुत ही चतुर राजनेताओं में से हैं, बहुत समझदार राजनेताओं में से हैं। और मैं ये भी कह दूं कि जो राजनाथ सिंह अगर आज खड़े हैं तो इसलिए खड़े हैं कि वो राजनाथ सिंह हैं। अब तक राजनाथ सिंह उसी लाइन में लग गए होते जहां पे आडवाणी जी लगे, जहां मुरली मनोहर जोशी लगे, वो किनारे हो गए होते। लेकिन वो खड़े इसीलिए हैं क्योंकि वो राजनाथ सिंह हैं, उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, उनकी जड़ें संघ में बहुत गहरी हैं। और दूसरा राजनाथ सिंह अकेले शायद ऐसे नेता हैं इस पार्टी में आज की तारीख में, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, जिनके विभिन्न पार्टियों में बहुत अच्छे संबंध हैं, जिनके संघ से बहुत गहराई के संबंध है और संघ उन्हें प्रोटेक्ट भी करता है। यही कारण है कि दोनों आज अपनी जगह जगह पे खड़े हैं। मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि योगी का जो कद छोटा करने की बात आई, उसको हम नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के मामले से भी जोड़ के देख सकते हैं कि जिसने अपने कद से बाहर निकलने की कोशिश की, उसके पर कुतरे गए। क्योंकि आप नितिन गडकरी को देखिए, आप बंबई में बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स से बाहर जब निकले और जब लोगों को लगा भी आते हैं, नितिन गडकरी जी पे भी आते हैं। पहले ये क्लियर कर दीजिए, हालांकि एक दर्शक पूछ रहे हैं सन ऑफ वसुदेव कि राजनाथ जी खड़े हैं, क्वेश्चन मार्क ढेर सारे लगा दिए है ना इन्होंने। तो मैं ये थोड़ा सा स्पष्टता ये चाहता हूँ, आप हालांकि मुस्कुरा रहे हैं, शायद
कुछ बातें जो है पब्लिक के सामने नहीं लाना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी स्पष्टता चाहिए चाहते हैं कि अगर समझिए कि योगी वर्सेस मोदी अमित शाह होता है तो वो किधर खड़े होंगे, या एकदम रेफरी की तरह बीच में तटस्थ भाव से खड़े रहेंगे, या वो राजपूत होने के नाते योगी जी के साथ जाके खड़े हो जाएंगे, किधर जाएंगे वो? पहले तो उस लाइन जो राजनाथ सिंह खड़े हैं क्वेश्चन मार्क है उसका शायद मतलब ये हो कि राजनाथ सिंह को हम आप खड़ा हुआ मानते हैं क्या? तो रीढ़ रीढ़ तनी है कि रीढ़ झुकी है। अब थोड़ा सा राजनीति में ये सब चलता तो रहता है। तो राजनाथ सिंह को कोई आत्महत्या करने का शौक तो है नहीं जो जाके मतलब सींग लगा दें, और बहुत समझदार, बहुत मैच्योर, बहुत चतुर खिलाड़ी हैं वो, वेट एंड वॉच करने वाले आदमी हैं और उनकी यूपी की राजनीति में अच्छी पकड़ है। और अगर कहें तो उनकी योगी से भी बनती है, उनकी उनकी और लोगों से बनती है, इसलिए मैं बहुत उस पर नहीं हूँ इसलिए पढ़े। बाकी सवाल आपका क्या था धनंजय? नहीं, बाकी ये था कि राजनाथ सिंह अगर समझिए कि मोदी वर्सेज योगी होता देखिए है वो जब वो हवा राजनाथ सिंह चलेगी, किधर होगा? नहीं जब वो हवा चलेगी तो एक राजनाथ और नितिन गडकरी नहीं, बहुत से राजनाथ और नितिन गडकरी पैदा हो जाएंगे, ये आप जान लीजिए। ये बहुत ज्यादा लाउड हो जाएगी बात, लेकिन ऐसी हवा जिस दिन चलेगी, आज की तारीख में भाजपा का सच के अंदर का सच यही है कि बहुत बड़ी लॉबी है जो इन नीतियों से पर टिप्पणी करने लगी है। तो आप कहना जो ये चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी शाह या गुजरात की जो लॉबी कहलाती है उस लॉबी के खिलाफ काफी लोग हैं, और उसमें से राजनाथ सिंह भी हैं, योगी भी हैं, नितिन गडकरी भी हैं, और भी कई नेता हो सकते हैं जो अभी दिखाई शायद नहीं पड़ रहे हैं बहुत मुखर तरीके से। लेकिन एक बात मैं कहूं कि क्या नितिन गडकरी जो आपके उत्तर प्रदेश गए थे और उन्होंने योगी जी के बारे में कहा था कि आप ही कृष्ण बन सकते हो, सारथी बन सकते आप हो, सारथी हैं, सारथी बन आप सकते हो, सारथी आप हैं, हमारे हाँ, सारथी हो। आप सारथी है, तो सारथी का मतलब कृष्ण की बात हो रही है। तो क्या नितिन गडकरी कह रहे हैं, इशारा कर रहे थे कि योगी जी आप ही निशाना साध सकते हो, आप ही कुछ कर हाँ सकते ठीक हो, बात क्या है। ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं ये कहना क्या चाह रहे हैं वो कह रहे हैं। नितिन गडकरी बहुत सी बातें मुस्कुराते हुए कह देते हैं, नितिन गडकरी की ये खासियत है। और वो उसी बात को हवा दे रहे हैं या उसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भाई योगी जी तुम जिस राह पे चल रहे हो वही राह तुम्हें आगे ले जाएगी और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इसमें बहुत इंटरप्रेट करने का मामला है नहीं, बहुत सीधा सीधा तो मामला है। तो आप जो है, अगर मैं बात करूं, अभी तो चुनाव विधानसभा उत्तर प्रदेश में है नहीं, तो और जिस तरह से उन्होंने योगी जी ने अपनी साख बचा ली, बहुमत आ गया, उस अब चुनाव के पहले का एक वीडियो मुझे याद आ रहा है जहां योगी जी के कंधे पे हाथ रख करके मोदी जी चले जा रहे हैं और उस पर कई कयास लगाए गए थे, और ऐसा लगा था कि योगी जी को जो है मोदी जी झटकना चाह रहे हैं, वो दिख गया था, और लग रहा था कि अब योगी जी गए, लेकिन योगी जी वापस आ गए, मुख्यमंत्री बन गए। तो फिर सिनेरियो पूरा का पूरा बदल गया, और जो आपने बताया पीछे सवाल अपने तरीके से आपने जो बताया वो, अब सवाल उठता है कि अब कि समय भी हमारा हो रहा है, आखिरी सवाल मैं करूं कि 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण है कि इंडिया भी अब पहले वाली स्थिति में नहीं है, जो इंडिया विपक्षी गठबंधन है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण हो गया आज की तारीख में। और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव, वो अकेले नहीं खड़े हैं, और विधानसभा में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। एक फाइट जो था वो नेक टू नेक फाइट था, ठीक है, उनको बहुमत नहीं मिला, इनको समाजवादी पार्टी के नेता को, अखिलेश यादव को, लेकिन लगा था एक बार कि कहीं वो भारी न पड़ जाए। तो अब जबकि जो है साथ में आ गए हैं कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, जयंत सिंह चौधरी भी साथ में हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो लोकसभा चुनाव होने वाला है 2024 में, वो बड़ा ही क्रिटिकल होगा, बड़ा ही कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि नीतीश कुमार का प्रभाव भी पूर्वांचल के इलाके में पड़ेगा। तो ऐसे में आप क्या देख नहीं रहे हैं? हालांकि एक ये निश्चित भी तौर तथ्य पे। बोल दें कि 2014 में जो सीटें थी, 71 सीटें थी बीजेपी के पास, वो 2019 में सीटें घट गई और 62 सीटें हो गई थी। अभी हालांकि 2 उपचुनाव में भी जीत गए, आजमगढ़ और रामपुर, तो 64 हो गए, लेकिन फिर भी सीटें 2014 के मुकाबले 2019 में कम हुई, और मोदी शाह का जो प्रभाव था वो भी कम हुआ है, राहुल गांधी का प्रभाव बढ़ा है। तो कांग्रेस भी इस बार कुछ मजबूती अपनी दिखाएगी। तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीटें
कम होंगी या आसपास रहेंगी? पहली बात तो इस कॉन्टेक्स्ट में ही एक बात क्लियर कर देना चाहिए कि अगर इस बातचीत से कहीं ये इन्फ्रेंस निकल रहा है कि योगी और ये अमित शाह मोदी की जोड़ी और योगी के बीच में जो टकराव से इसके नुकसान भाजपा होने जा रहा है, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि उनको ये पता है कि नुकसान होगा तो न वो रहेंगे ना ये रहेंगे। तो योगी तो उसके लिए प्राण लगाएंगे, योगी के लिए मजबूरी भी है। और योगी के मामले में मेरा ये कहना है, योगी ही उनकी सीमा है, योगी ही उनकी संभावना भी है। वो बिगाड़ भी चलेगा, और बिगाड़ ज्यादा कुछ ना बिगाड़ दे, इसलिए तो उसके डर से चीजें बनाई भी जाएंगी। जहां तक इंडिया के चैलेंज की बात है, तो निश्चित तौर पे इंडिया के गठन के बाद, इंडिया के अस्तित्व में, इंडिया का जो गठबंधन बना, इसके अस्तित्व में आने के बाद से भाजपा की बेचैनी राष्ट्रीय स्तर पर पड़ी है, और यूपी भी एक चुनौती है। मैं मानता हूं कि यूपी उतनी बड़ी, यूपी में भाजपा को टक्कर देना उतना आसान नहीं है जितना और जगह हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं मानता हूं इस बात को, भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में है, और मजबूत स्थिति में होने का कारण यही है कि विपक्ष अपनी मजबूती को साबित नहीं कर पाया है। अगर विधानसभा चुनाव, अच्छा कंप्लीट कर लीजिए। अगर विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों को हम देखें, तो जीती और हारी हुई सीटों का अगर एनालिसिस करें, तो ये समझ में आ जाएगा कि अगर एक छोटे से अलायंस से सपा अपनी सीट दुगनी कर सकती है, तो अगर आज की तारीख में सपा, आरएलडी और कांग्रेस, ये सारे मिलकर के अलायंस, इस तरीके से अलायंस अगर बन जाता है, समझदारी से अलायंस बन जाता है, अपनी अपनी हेठी पीछे छोड़ दी जाती है, तो बहुत बड़ी ताकत बन सकता है इंडिया का गठबंधन। और एक चर्चा ये भी है कि नीतीश भी 1-2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, या इस तरह से इक्वेशन बनेगी। तो आप अगर वो ईमानदारी से वही गठबंधन बना जो हम अभी सोच रहे हैं कि बने, तो ऐसा होगा, तो 30 से 40 सीटों पर विपरीत असर पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन आज की तारीख, एज ऑन डेट, ऐसा नहीं दिख रहा है। नहीं, लेकिन जिस तरह से आदित्यनाथ जो है हिंदुत्व के मुद्दों को उग्रता से पेश कर रहे हैं, अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जहां वो बोल रहे हैं कि ज्ञानवापी वाले मैटर से खुद ही उनको हट जाना चाहिए, तो ज्ञानवापी को हवा दे रहे हैं। और एक और नेता का मैं बयान सुन रहा था, वो तो कई मस्जिदों पे दावे कर रहे थे और कह रहे थे कि जो है 200 से ज्यादा मस्जिदें हैं जो मंदिर को तोड़ करके बनाए गए। तो ये लग तो रहा है, और जिस तरह से अभी हरियाणा में हुआ है, उससे लग रहा है बढ़ेगा, हिंदुत्व का जोर और बढ़ेगा। लेकिन एक जो बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने एक नया एंगल दिया है और कहा है कि वो मठ थे, बौद्ध मठ पे सारे मंदिर बने हैं, ज्यादातर मंदिर। वो बद्रिकाश्रम के मंदिर का भी जिक्र किया, और उन्होंने कई सारे सबूत रखे कि जिसकी वजह से लग रहा है कि राहुल सांस्कृत्यायन का जिक्र किया, उनकी किताब का जिक्र किया, उनके लिखे हुए का जिक्र किया कि वो बौद्ध मठ थे। मैं तो एक देख रहा था कि वो जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, वहां जो मूर्ति है भगवान विष्णु का कहा जाता है, तिरुपति जी का, वो बालाजी का, वहां भी कहा जा रहा है कि वो बेसिकली बुद्ध की ही प्रतिमा है। तो ये जो एक नया एंगल दिया जा रहा है, ये एंगल कहां तक जाएगा और क्या ये हिंदुत्व के एंगल को कमजोर करेगा? देखिए धनंजय, एक तो ये कि ये आपके लिए अलग डिबेट का मुद्दा है, और बहुत बड़ा मुद्दा है, इंडिपेंडेंट डिबेट का मुद्दा है, इसलिए उसको उतना नहीं छेड़ेंगे। लेकिन हम उसको उस तरह नहीं छेड़ेंगे। लेकिन ये बात तो देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर ये बात कही है, अखिलेश यादव यानी सपा के नेता उसको अगर सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से कुछ सपोर्ट और भी मिला है, तो ये अनायास नहीं है, बहुत सोचा समझा है। और ये सबसे ज्यादा बेचैनी इसको लेकर मायावती को हुई है, ये बहुत स्टडी तरीके से हुआ है। दूसरा, अगर ऐतिहासिक फैक्ट के रूप में देखेंगे, तो अगर आप बौद्ध अवशेषों की बात करेंगे ना, तो इस धरती पे कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा जहां बौद्ध अवशेषों पर पर इस तरह के डेवलपमेंट न हुए हों। ये तो हम सब इतिहास का जरा सा जानकारी रखने वाला भी आदमी जानता है कि बौद्ध भग्नावशेष कहाँ कहाँ नहीं है, और उस जमीन पर मंदिर बने हैं, वो है। अब वो इतिहास में क्या हुआ, आगे क्या होगा, उसका फैक्ट क्या होगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ऐसी बात कही है जिसे गले उतार पाना आसान नहीं होगा,
और जो दलित राजनीति में एक बड़ा हस्तक्षेप का कारण बनने जा रहा है, जो बड़ी हलचल का कारण बनेगा, ये मैं मानता हूँ जी। तो हमारा समय भी पूरा हो गया है, नई वो एक अलग डिबेट करेंगे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं उस पर। लेकिन हाँ, हमने क्योंकि आप यूपी पे बात कर रहे हैं और मंदिर का जिक्र आया, इसलिए मैंने वो एंगल ला दिया। एक लाइन चलते चलते मैं एक लाइन जो छूट गई उस समय, मैं चलते चलते एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मतलब ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर के जो टकराव हैं वो भी अब खुल रहे हैं। वो केंद्रीय नेतृत्व बनाम यूपी में योगी जी वो चेहरा अपना मतलब छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। और उसका लेटेस्ट अभी एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको कि वो जब जब सेंटर माइल्ड होना चाहता है वो कोई ऐसा पलीता लगा देते हैं कि उसमें तो ये देखा जाना चाहिए कि हिंदुत्व और ये हिंदुत्व की राजनीति में मुसलमानों को लेकर के योगी का स्टैंड अपनी जगह फर्म है। ये अलग बात है कि वहां पसमंदा की बात शुरू हुई है और यहाँ वो उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अभी मुहर्रम के दिन के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था कि शिक्षा विभाग की शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने के अवसर पर मोदी जी का जो लाइव टेलीकास्ट होगा स्कूलों में दिखाया जाएगा और उसके लिए मुहर्रम की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। ये आदेश 24 तारीख को हुआ था, लेकिन गौर कीजिएगा कि अकेला यूपी था जहां आपकी आवाज थोड़ी गड़बड़ हो रही है, आपकी आवाज थोड़ी गड़बड़ हो रही है। जहां अकेला यूपी था जहां 24 तारीख के आदेश, अभी आ रही है? हाँ ठीक है, आपका हाथ इस आदेश को 24 तारीख का आदेश था, लेकिन यहाँ वो ठीक मुहर्रम की मध्य की आधी रात में उसको इम्प्लीमेंट किया गया, यानी कि आगे बढ़ाया गया। और वो हालत ये हुई कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली स्थिति थी जी। तो इस तरह की चीजें भी हो रही हैं जो चर्चा में ही नहीं आ रही हैं, ये भी देखा जाना चाहिए। जी। तो राजनीति तो संभावनाओं का खेल ही कहा जाता है, और कहा जाता है कि हर रोज समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। कोई स्थायी दोस्त नहीं है, कोई अस्थायी दुश्मन नहीं है। ये कुछ फिक्स जुमले हैं जो राजनीति में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये भी सही है कि राजनीति में कट्टर दुश्मन भी होते हैं। वो दिखते नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पे निपटा देने में भी कमी नहीं रखते हैं। आप अडवाणी जी इसके बड़े उदाहरण हैं, कई बड़े उदाहरण हैं। तो इस तरह आप नागेंद्र भाई आए और आपने विस्तार से बतलाया। हमारा हालांकि समय सीमा, इसलिए हम और बात नहीं कर पाए। हम और कई बातें हैं जो उत्तर प्रदेश में अनकही है, जो हम अगले किसी दिन आपसे फिर समय लेंगे और आप इस पे हम चर्चा करेंगे। वापस उत्तर प्रदेश की हिंदू राजनीति पे बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, जो मैं कह रहा था कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और रोज नई नई संभावनाएं बनती हैं, रोज नए समीकरण बनते हैं। आज जो समीकरण बना है कल टूटता दिखाई पड़ता है, और हम कयास लगाते रहते हैं, कुछ सच, कुछ झूठ, कुछ गॉसिप, कुछ तथ्य, इस तरह की चीजें चलती रहती है। लेकिन आज की तारीख में देखने को ये मिलता है, जैसा कि हमारे एक साथी ने, जो दर्शक है, उन्होंने कहा भी कि जो चैनल है वो एक तरह से एक नफरत की हवा बहा रहा, ये आंधी कहिए बहा रहा। तो वो जो चैनल के जो लोग हैं, जो एंकर्स हैं, उन पर किस तरह से नियंत्रण किया जाए। मुझे लगता है केस कर देना जो है उसका कोई हल नहीं है। उसका हल ये है, कितना केस कीजिएगा, ढेर सारे केस जो है अदालतों में पड़े हुए और उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। आप जानिए ना कि गांव में जमीनों के जो केस होते हैं, गांव से जो उठ करके आते हैं, वो 20-20, 25-25 साल चलते हैं। एक कोई मर्डर का केस है या कोई और किसी तरह का केस है, 10 साल, 12 साल, 15 साल गुजर जाता है और फैसला नहीं आता है। तो इसे समझ में आता है कि अदालतों पे कितने मामले लंबित हैं, अदालतों पे कितना दबाव है। अब उस पे भी, इन सब बातों पे भी केस होने लगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब जरूरत यह है कि ये जो सूचनाओं की क्रांति के दौर में जो अफवाहों का बवंडर है, उससे कैसे निपटा जाए। तो उससे निपटने का काम जो है वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। रास्ता जो है आप ही ढूंढेंगे, क्योंकि आप तक सूचनाएं तो आएंगी, छटनी करना आपका काम। तो आपने ये प्रोग्राम देखा, कैसा लगा आप जरूर बतलाएं। और आप ये प्रोग्राम अगर अच्छा लगा आपको तो आप अपने मित्रों, परिचितों के साथ शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।